आइए एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। आज हम अतीत की कुछ गहरी परतों को उधेड़ने वाले हैं। ये काम सच मानिए किसी जासूसी से कम नहीं है। हमारे पास सबूतों के दो सबसे दमदार हथियार हैं, प्राचीन ग्रंथ और सदियों पुराने पत्थर। बस इन्हीं की मदद से हम बीते हुए कल की पहेली को सुलझाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतिहासकार इतने सुदूर अतीत को आखिर पढ़ते कैसे हैं? ये सब कैसे संभव होता है? चलिए गहराई से गोता लगाते हैं और जांच पड़ताल के इस अद्भुत तरीके को समझते हैं। आज हम इन 6 अहम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे प्राचीन किताबों और कब्रों से, फिर सबसे पुराने वेदों को डीकोड करेंगे और जानेंगे कि उस वक्त के समाज में युद्ध और धन का क्या महत्व था। इसके बाद हम साहित्यिक इतिहास से निकलकर सीधे जमीन पर आएंगे और महापाषाणों के रहस्य, प्राचीन सामाजिक भेदभाव और कंकालों में छिपे रहस्यों की पड़ताल करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, प्राचीन किताबें और कब्रें। ये हमारी हिस्टोरिकल टूल किट का पहला आधा हिस्सा है। आपने वेदों का नाम तो जरूर सुना होगा। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में 4 वेद शामिल हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब ही होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये प्रार्थनाएं मुख्य रूप से 3 देवताओं अग्नि, इंद्र और सोम की स्तुति में रची गई थीं। अब यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, 3500 ईयर्स। जी हाँ, ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। जरा सोचिए, उस वक्त कोई पेन या कागज नहीं था। ऋषियों ने इन सूक्तों की रचना की और इन्हें बस बोलकर और सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। केवल अपनी याददाश्त के सहारे सदियों तक इतने विशाल ज्ञान को सुरक्षित रखना इंसान के दिमाग की क्या ही अद्भुत क्षमता है। और ये बात कितनी खूबी से इस तस्वीर में दिखाई देती है। कश्मीर में मिली भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ऋग्वेद की ये असली पांडुलिपि है। करीब 150 साल पहले इसी का इस्तेमाल करके ऋग्वेद को पहली बार छापा गया था और इसका ट्रांसलेशन हुआ था। आज ये अनमोल धरोहर महाराष्ट्र के पुणे में एकदम सुरक्षित रखी गई है। अब इस साहित्यिक खजाने से रियल वर्ल्ड के सुराग निकालने की ओर बढ़ते हैं, सबसे पुराने वेदों को डीकोड करना। ऋग्वेद में सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं हैं, बल्कि कुछ बहुत ही दिलचस्प डायलॉग्स भी हैं। जैसे विश्वामित्र नाम की ऋषि और 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच का ये 3500 साल पुराना संवाद। विश्वामित्र नदियों से कहते हैं कि पहाड़ों से नीचे आओ, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 चमकती गायों की तरह, 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से। अब ये कोई आम काव्यात्मक तुलना नहीं है। नदियों की तुलना सीधे गायों और घोड़ों से करने का सीधा सा मतलब है कि उस प्राचीन समाज में इन जानवरों की वैल्यू कितनी ज्यादा थी। और इसी संवाद में नदियां जवाब भी देती हैं। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगी, जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। ऋषि विश्वामित्र ने रथों और गाड़ियों के साथ नदी पार करने की बात कही थी। इससे एकदम साफ हो जाता है कि उस जमाने में रथ सिर्फ शौक के लिए नहीं, बल्कि परिवहन के बेहद जरूरी साधन थे। इन वेदों से हमें उस समय के संघर्षों का भी पता चलता है। तो आइए देखते हैं, युद्ध, धन और समाज। उस समय समाज में लोगों को उनके काम, भाषा और कल्चर के आधार पर कैसे बांटा गया था, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रार्थनाएं रचने वाले खुद को आर्य कहते थे और उनके जो विरोधी थे उन्हें दास या दस्यो कहा जाता था। ये वो लोग थे जो शायद अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। लेकिन देखिए कि वक्त के साथ मायने कैसे बदल गए। दास शब्द का मतलब ही आगे चल के गुलाम हो गया, यानी ऐसे लोग जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। चलिए अब किताबों से बाहर निकलते हैं और सीधे जमीन की खुदाई पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है महापाषाणों के रहस्य। महापाषाण यानी मेगालिथ, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। महा जिसका मतलब है बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। करीब 3000 साल पहले लोगों ने कब्रों को मार्क करने के लिए इन बड़े बड़े शिलाखंडों को बड़ी सावधानी से लगाना शुरू किया। और मजे की बात यह है कि ये प्रथा किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी। ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और यहां तक कि कश्मीर में भी फैली हुई थी। अब इस हिस्से में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इतिहासकार इन बड़े पत्थरों के नीचे आखिर खोजते क्या हैं। यहां आप एक सिस्ट यानी ताबूत शवाधान देख सकते हैं, जिसमें एक बड़ा सुराख है। इन कब्रों में मृतकों को अक्सर काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था।
और इसके साथ ही लोहे के भारी औजार भी मिले हैं। जैसे दाईं तरफ दिख रही है प्राचीन लोहे की कटार जो सीधे कब्र से निकाली गई है। ये कब्रें हमें महज अंतिम संस्कार के तरीके नहीं बताती, बल्कि समाज का एक ऐसा सच सामने लाती हैं जो किताबों में कम ही मिलता है। आइए देखते हैं। प्राचीन सामाजिक भेदभाव को उजागर करना। कब्रों में जो सामान मिलता है ना, उससे मृतक के रुतबे का सीधा अंदाजा लगता है। ब्रह्मगिरी के इस उदाहरण को ही ले लीजिए। यहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, जबकि उसी जगह के बाकी कंकालों के पास सिर्फ कुछ मामूली मिट्टी के बर्तन मिले। ये चीज बहुत ही जोरदार तरीके से साबित करती है कि अमीरी और गरीबी की ये खाई कोई आज की बात नहीं है। 3000 साल पहले भी अमीर सरदारों और गरीब लोगों के बीच एक बहुत बड़ा फासला था। अब जरा इनाम गांव के इस बेहद खास और भव्य कब्र को देखिए, जो करीब 3600 से 2700 साल पुरानी है। बस्ती के बीचों बीच एक विशाल 5 कमरों वाले घर के आंगन में किसी को दफनाया गया है। इस घर में अपना एक अनाज का गोदाम भी था। शरीर को 4 पैरों वाले एक बड़े मिट्टी के बर्तन में पैर मोड़कर रखा गया था। इस वीआईपी ट्रीटमेंट को देखकर क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान उस पूरी बस्ती का सबसे बड़ा मुखिया या सरदार रहा होगा? बिल्कुल लगा सकते हैं। हमारी इस ऐतिहासिक जासूसी का आखिरी और सबसे रोमांचक चरण सीधे हड्डियों से जुड़ा है, कंकालों में छिपे रहस्य। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर किसी कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो वो पक्का किसी महिला का ही होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। प्राचीन काल में पुरुष भी भारी गहने पहनने के बहुत शौकीन होते थे। इसीलिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी ही कंकाल का लिंग पहचानने का इकलौता सटीक तरीका है। असली फर्क उनके कूल्हे या पेल्विक बोन के आकार का होता है, जो बच्चों को जन्म देने के कारण महिलाओं में नेचुरली अधिक चौड़ा होता है। अब जब कंकालों की बात हो ही रही है, तो प्राचीन विज्ञान के एक चौंकाने वाले रहस्य पर भी गौर कर लेते हैं। आज से 2000 साल पहले मशहूर वैद्य चरक ने लिखा था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। अब आप सोचेंगे, आज का विज्ञान तो 206 हड्डियां बताता है, तो चरक ने बिना किसी एक्सरे मशीन के इतनी हड्डियां कैसे गिन ली? दरअसल उन्होंने अपनी गिनती में दांतों, हड्डियों के जोड़ों और कार्टिलेज को भी शामिल कर लिया था। ये बात सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान का दिमाग और उसकी जिज्ञासा कितनी कमाल की चीज है ना? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे अतीत में अभी भी ऐसे कई राज दफन हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?